कल रात से लगातार एक ही खबर, मुख्तार अंसारी देर रात करीब 2 बजे तक ऑफिस, फिर सुबह पहुंचना पड़ा 9 बजे और पूरा दिन फिर इसी खबर पर। एक और माफिया डॉन, एक और माफिया और उसका अंत। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आप जितने भी बड़े बड़े बहुत सारे लोग आजकल के गैंगस्टर और उनको फॉलो करते हैं, प्रभावित होते हैं कि इनकी क्या ज़िंदगी है, लेकिन असल में बहुत खोखली और डर वाली ज़िंदगी होती है। अंजाम हमेशा ऐसे ही होता है, जेल, जेल की तन्हाई, जेल में बीमारी, जेल में और पता नहीं क्या क्या। तो इसीलिए हमेशा ज़िंदगी में अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बाहुबली, पूर्वांचल का डॉन। और एक वक्त ऐसा था कि पूर्वांचल के जो बाकी सारे लोग थे, चाहे वो ब्रिजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, विजय मिश्रा हो, हरिशंकर तिवारी, ये सारे लोग मुख्तार अंसारी के आगे एक तरह से दब चुके थे। वो खौफ था, वो खौफ का राज कायम किया था एक बेहद पढ़े लिखे अच्छे परिवार से। मुख्तार अंसारी की कहानी मैं आपको डिटेल में सुना चुका हूँ, उसके जुर्म की पूरी दुनिया की कहानी आपको सुना चुका हूँ। आज वो कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि एक सवाल और एक राजनीति भी हो रही है। तो उसमें यह है कि ये कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से मौत है या स्लो पॉइजन। अब ये तो जांच होगी, जांच के बाद जो सच है वो सामने आएगा। लेकिन इस सवाल के बीच में ये पूरी कहानी अगर आपको सिलसिलेवार समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीका से आप इसको शायद समझ पाएंगे। 9 जनवरी 2018 की बात है, अब से 6 साल पहले। मुख्तार अंसारी इसी बांदा जेल में बंद था और उस रोज़ 9 जनवरी को शायद ट्यूसडे था। मुख्तार अंसारी की वाइफ और उसके बच्चे उससे मिलने के लिए पहले से इजाज़त लेते हैं और बांदा जेल पहुंचते हैं। अब ये लोग बांदा 10:30 बजे सुबह पहुंचे। मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए उस वक्त तक तो जेल में भी आओ भगत सब कुछ चल ही रही थी। तो मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां और बाकी सबको चाय पिलाई गई। चाय पीने के थोड़ी देर के बाद अचानक मुख्तार अंसारी के सीने में दर्द हुआ और वो गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसको देखते ही अफशां भी बेहोश हो गई। दोनों को जेल के डॉक्टरों ने देखा और फ़ौरन फिर बांदा के जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टरों ने दोनों का चेकअप किया और पता चला कि दोनों को दिल का दौरा पड़ा था। ये बात है 9 जनवरी 2018 की। फिर डॉक्टरों ने इलाज किया, कुछ दिन तक अस्पताल में एडमिट, और फिर वापस मुख्तार बांदा जेल में पहुंच गया। मुख्तार को बीपी और शुगर के साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम थी और ये करीब 12-13 साल से। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बाकायदा इसका इलाज चल रहा है, इसका पूरी मेडिकल हिस्ट्री है मुख्तार अंसारी की। लेकिन ये पहली बार था जब जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था, 9 जनवरी 2018। इसके बाद लगभग साल बीता और फिर अगला साल आ गया। अगला साल जनवरी 2019, ये 18 की बात है और ठीक 1 साल के बाद पंजाब के एक बिजनेसमैन से 10 करोड़ रुपए वसूलने के इल्ज़ाम में पंजाब पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है और सीधे बांदा पहुंचती है। कोर्ट का ऑर्डर दिखाती है और मुख्तार अंसारी को अपने साथ लेकर पंजाब पहुंच जाती है। मामला रोपड़ के ज्यूरिसडिक्शन का था, तो रोपड़ जेल में ले जाकर मुख्तार अंसारी को बंद कर देती है। अब मुख्तार अंसारी बांदा से पंजाब पहुंच गया। पंजाब में वो अब अगले 2 साल तक रहता है। 2019 में गया जनवरी में और अप्रैल 2021 तक वो रोपड़ में ही जेल में रहता है। अब इस दौरान जब वो जेल से वहाँ गया तो शुरुआत के कुछ महीने में तो यूपी सरकार पुलिस को भी नहीं मालूम कि मुख्तार अंसारी अपने यहाँ है या किसी और स्टेट की जेल में है। लेकिन कृष्णानंद राय की फैमिली को जब पता चला तो उन लोगों ने कुछ रिट दाखिल की कि वहाँ क्यों, और फिर पंजाब से खबर आई कि भाई पंजाब में तो रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी की बड़ी आवभगत होती है। एक उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, कहते थे तमाम बहुत सारे आईपीएस और जो जेल के टॉप ऑफिशियल थे वो सारे मेहमान नवाजी में लगे रहते थे मुख्तार अंसारी के। ये भी रिपोर्ट आई है खुद वहाँ के एक जेल मंत्री की, अब जो नई पार्टी है वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि उस दौर में मुख्तार अंसारी की बीवी को ही बाकायदा मेहमान बनाकर जेल में रखा जाता था। तो अब ऐसे जेल में जहाँ इतनी खातिरदारी हो रही है, कौन उस जेल से बाहर किसी और जेल में जाना चाहेगा। लेकिन ये चीज़ें जेल से बाहर आई तो यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई
यहाँ उसके खिलाफ इतने सारे मामले हैं, पंजाब में एक है, तो उसे हमें सौंप दिया जाए। लंबी लड़ाई चली। मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, यूपी में उसकी जान को ख़तरा है, तो इसलिए रोपड़ में ही रहने दिया जाए। उधर पंजाब पुलिस ने भी कहा कि हमारा केस है, हम इसको कैसे छोड़ दें। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि चूंकि 60 से ज़्यादा, करीब 65 केसेस टोटल मुख्तार अंसारी पर थे और उसमें से कुछ कोर्ट में ऑलरेडी जिनकी उस वक्त ट्रायल चल रहा था, कि वापस इसको यूपी भेजा जाए। क्योंकि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के पास एक और रिपोर्ट आई कि ये जो रोपड़ वाला मामला है ये पूरा एक प्लांटेड है। मतलब आमतौर पर मुजरिम जुर्म करने के बाद वो ये कहता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ मुजरिम अपने आप को एक दूसरे जेल में रखने के लिए खुद से कहता है कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करो और मुझे अरेस्ट करके वहाँ ले चलो। तो ये रोपड़ केस इसी तरह का प्लांटेड केस बताया गया। जब सारे सबूत, सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, मुख्तार अंसारी को वापस उसकी जगह बांदा जेल है या यूपी से जो पुलिस है उसके पास जाएगी। मुख्तार अंसारी माफिया डॉन, पूर्वांचल का बहुत बड़ा माफिया, लेकिन बहुत सारे लोग पूर्वांचल में खासतौर पर उसके अपने इलाके में उसको रॉबिनहुड के तौर पर भी देखते थे। और इसी पे याद आया कि कुकू एफएम के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर आनंद पाल सिंह, गैंगस्टर और रॉबिनहुड, ये कहानी है और बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग एप्लीकेशन पर आप ये सुन सकते हैं, आनंद पाल सिंह, गैंगस्टर और रॉबिनहुड। कुकू एफएम एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म की कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 10,000 शो शामिल हैं, बल्कि 10,000 से ज़्यादा हैं, बिल्कुल मुफ्त। वो भी ऑफ़र बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। ये एक बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, सिर्फ 31 मार्च तक ही वैलिड है। तो अभी के अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में जो भी स्पेशल लिंक है वहाँ से कुकू एफएम डाउनलोड करें और आनंद पाल सिंह, गैंगस्टर और रॉबिनहुड ज़रूर सुनें। अब सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला, मुख्तार अंसारी रोपड़ से 7 अप्रैल 2021 को यूपी पुलिस की पूरी सुरक्षा और तामझाम के बीच रोपड़ जेल से निकलता है और बांदा की तरफ रवाना होता है। लेकिन उसके निकलने से पहले मुख्तार अंसारी ने, चूँकि लगातार अपनी बीमारी और सेहत के बारे में कोर्ट में भी हवाला दे रहा था, तो वो जेल से बाहर व्हील चेयर पर आता है। उसकी तस्वीर भी है, तस्वीर आपको दिखाऊंगा। व्हील चेयर पर आया और बाकायदा फिर पुलिस की वैन में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में बैठ कर वो रोपड़ से बांदा जेल पहुंचता है। अब बाद में ये बात होती है कि भाई, एक कैदी को आप वहाँ से यहाँ तक एम्बुलेंस में ला रहे हो, डॉक्टर की कोई वो नहीं है कि ये बीमार है भी कि नहीं है, तो उस पर इंक्वायरी भी बैठी। 7 अप्रैल 2021 को मुख्तार वापस बांदा की जेल में अब पहुंच जाता है। 2018 जो मैंने आपको बताया, 9 जनवरी 2018 को जब पहली बार उसे और उसकी बीवी को बांदा जेल में जब दिल का दौरा पड़ा था, उसके बाद से मुख्तार अंसारी को फिर कोई दिल की प्रॉब्लम नहीं हुई। पर हाँ, उसने कहा था कि मैं बीमार हूँ, व्हील चेयर पर आया। लेकिन 7 अप्रैल 2021 से वो बांदा जेल में बंद था और बिल्कुल ठीक अभी 10 दिन पहले तक, मतलब अगले 7 अप्रैल को 8 दिन के बाद बांदा जेल में आए हुए मुख्तार अंसारी को 3 साल पूरे हो जाएंगे। ये हो जाते हैं क्योंकि अब तो वो है नहीं। तो 7 अप्रैल 2021 को मुख्तार वापस बांदा जेल और सब कुछ ठीक ठाक। 3 साल लगभग बीत गए। किसी फैमिली ने, किसी ने कहीं ये एलिगेशन, ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जब रोपड़ से आप ला रहे थे इसको, मुख्तार को यहाँ, तब मुख्तार अंसारी ने कहा था कि मुझे यूपी में अपनी जान का ख़तरा है, यूपी की जेल में यूपी के कुछ लोग उसे मार सकते हैं, साजिशन। लेकिन जब एक बार बांदा पहुँच गया तो फिर ये इल्ज़ाम कभी नहीं लगा, न मुख्तार की तरफ से, न अंसारी फैमिली की तरफ से। और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद रहा। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। 65 मुकदमे थे। पहली बार 8 मुकदमों का फैसला आ गया पिछले 1.5 सालों में, जिनमें से 2 में उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। एक आर्म्स एक्ट में उम्र कैद और एक और दूसरे अवधेश मिश्रा मर्डर केस में, जो कांग्रेस के यूपी चीफ अजय राय के बेटे, अजय राय के भाई, उनका कत्ल हुआ था। और बाकी में इन दोनों में उम्र कैद, बाकी 5 साल, 8 साल, 10 साल। जो
मर्डर केस जिसने मुख्तार अंसारी को सुर्खियों में लाया था, बीजेपी के एमएलए कृष्णानंद राय 2005 में 29 नवंबर को 500 गोलियों से कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला किया गया था और अकेले कृष्णानंद राय को करीब 60 से ज़्यादा गोलियां लगी थी। उस मामले का फैसला अब आया 19 साल के बाद और उस पर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा हुई। तो अभी 8 फैसले आए जिसमें 2 उम्र कैद, 5, 8, 7, 10 साल की ऐसी सज़ा हो रही थी। 21 अभी अंडर ट्रायल फैसले आने थे, कुछ में वो बरी हो गया, कुछ की तो मुकदमे की शुरुआत ही नहीं हुई। लेकिन मुख्तार अंसारी और उसके परिवार ने अब भी कोई शिकायत नहीं की कि मुख्तार अंसारी को पॉइजन दिया जा रहा है या जान को खतरा है। 3 साल हो चुके थे रोपड़ से आए हुए, लगभग सब कुछ ठीक चल रहा था। पर तभी 19 मार्च यानी 9 दिन पहले की बात है, बल्कि 10 दिन, आज 19 मार्च की शाम को अचानक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है। मुख्तार अंसारी को पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं और वो लगभग एक तरह से निढाल हो जाता है। फ़ौरन जेल के डॉक्टर आते हैं, उसे देखते हैं, उसका इलाज करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो संभल जाता है। नेक्स्ट डे 20 मार्च को मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी। मुख्तार अंसारी को जितने भी मुकदमे की सुनवाई होती है उसमें कोर्ट नहीं ले जाया जाता है क्योंकि खतरा है जान को, तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है। तो जब 20 मार्च को पेशी हुई, 19 मार्च की तबीयत खराब हुई, 20 मार्च को पेशी हुई मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उस पेशी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी ने जज से कहा, एमपी एमएलए कोर्ट के, कि मुझे कल यानी 19 मार्च की रात को खाने में जहर देकर मारने की साजिश रची गई थी। ये बाकायदा कोर्ट के सामने उसने कहा। उसके बाद बाकी जो बाहर उसके परिवार के लोग हैं उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर, स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है और ये स्लो पॉइजन उसके खाने में मिला जा रहा है। 20 तारीख को ये कॉन्फ्रेंसिंग ख़त्म हो गई। 19 को तबीयत बिगड़ी थी, 20 के बाद मुख्तार अंसारी अब ठीक। 20, 21, 22, 23, 24, 25 हफ्ता गुजर जाता है, मुख्तार अंसारी बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर 26 मार्च, 25 मार्च की रात और 26 मार्च की तड़के सुबह 3 बजे मुख्तार अंसारी उठता है और वॉशरूम में जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। जो जेल के स्टाफ थे उनकी नज़र पड़ती है, फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं कि इसकी हालत सीरियस है। मुख्तार अंसारी को फ़ौरन अब बांदा के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र कर देता है जेल का डॉक्टर। 3 बजे की बात है, 3:30 बजे के आसपास सुबह ही तड़के 26 मार्च मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जाता है आनंद फानंद में। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चला है उसके करीब 1 हफ्ते से टूल पास नहीं हो रहा है, उसको वोमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द है, ये सारी शिकायतें थीं। सुबह करीब 3:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक मुख्तार अंसारी का इलाज उसी बांदा मेडिकल कॉलेज में होता है, यानी करीब वो 17 साढ़े 17 घंटे अस्पताल में रहता है जेल से निकलकर। 8:30 के आसपास डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी तबीयत ठीक है और कोई परेशानी की बात नहीं है और वो उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद अब जब मुख्तार अंसारी वापस हॉस्पिटल से जेल जाने लगता है तब वो एक स्टाफ से कहता है मेरी फैमिली से बात करा दो। ये मुख्तार अंसारी की आखिरी बातचीत थी जो वो अपने बेटे उमर को फ़ोन करता है और इस बातचीत के दौरान वो अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि उसे बहुत कमज़ोरी हो रही है, वो चल भी नहीं पा रहा है, व्हील चेयर पर चल पा रहा है, पेट में दर्द है, पिछले कई दिनों से टूल पास नहीं हो रहा है और भी तमाम चीज़ें। करीब 6 मिनट तक वो अपने बेटे उमर से बात करता है। इसके बाद फ़ोन दे देता है और फिर अस्पताल से उसको जेल पहुंचा दिया जाता है। 26 मार्च की रात करीब 9 बजे। बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है और करीब आधा घंटा आप मान कर चलिए गाड़ी से आने जाने में। तो 26 मार्च को वापस रात 9 बजे मुख्तार अंसारी इसी बांदा जेल में पहुंच जाता है। तो 19 से 26 मार्च के बीच में वो 2 बार बीमार पड़ता है, पहली बार 19 मार्च को और फिर दूसरी बार 26 मार्च को जब वो बेहोश होता है। इसके बाद 26 मार्च वो 9 बजे जेल पहुंचता है और बिल्कुल ठीक जेल में ही रहता है। अगले दिन पूरा 27 मार्च बीत जाता है, नॉर्मल मुख्तार अंसारी, कोई दिक्कत नहीं, कमज़ोरी है, बाकी जो डॉक्टर ने दवा दी वो भी खा रहा है। अब 28 मार्च की तारीख आ जाती है, यानी कल शाम 6:30 तक मुख्तार अंसारी बिल्कुल ठीक। आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, 6:35 या 34 पे रोज़ा खोलने का टाइम था।
पर मुख्तार अंसारी पिछले कई दिनों से रोज़ा नहीं रख रहा था इसी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो वहाँ के जो जेल स्टाफ है और जो जेल के हेड हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी को बताया, जो लखनऊ में है, संतोष कुमार शर्मा, कि जैसे ही रोज़ा खोलने का वक्त आया और रोज़ा खोला उसके फ़ौरन बाद मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ये टाइम करीब 6:35 से 6:38 के दरमियान है, कल शाम के, यानी कि 28 मार्च। अब जैसे ही वो बेहोश होकर गिरा तो तमाम जेल स्टाफ पहुँचे, देखा तो उसका हाथ एक तरफ लुढ़का हुआ था और वो बिल्कुल बेहोश था। इससे पहले वो ठीक इसी तरीके से 26 मार्च की सुबह 3 बजे भी बेहोश हुआ था वॉशरूम में। तो जेल स्टाफ को लगा कि ये बेहोश हो गया। फ़ौरन डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी हालत सीरियस है, आप इसको वहीं हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि उन डॉक्टरों ने 2 दिन पहले देखा, वो बेहतर बताएंगे। तो जेल के डॉक्टरों के रेफरेंस पर मुख्तार अंसारी को अब जेल से कल शाम, यानी कि 28 मार्च की शाम लगभग 7 बजे के आसपास, तैयारी में और निकालने में टाइम लगा, जेल से निकालकर सीधे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया था अस्पताल में। 7:15 के आसपास मुख्तार अंसारी जेल पहुंच चुका था, लेकिन पूरे रास्ते वो होश में नहीं आया। अस्पताल पहुंचने के बाद फ़ौरन इमरजेंसी में डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, वो अपनी तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी को होश में नहीं ला पाते। 6:35 या 38 के दरमियान जो मुख्तार अंसारी बेहोश हुआ, उसी बेहोशी के आलम में उसकी मौत हो जाती है। बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर फिर एक मेडिकल बुलेटिन जारी करते हैं और कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को यहाँ लाया गया, और ये मेडिकल बुलेटिन है और इसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ आने के बाद डॉक्टरों की टीम ने कोशिश की, आखिरी लाइन है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। ये मेडिकल बुलेटिन है और डॉक्टरों की ये ओपिनियन है कि मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, और टाइम है 8:25, यानी 6:35 के आसपास मुख्तार अंसारी बेहोश होता है और 8:25 पर उसकी मौत डिक्लेयर कर दी जाती है। 110 मिनट, 1 घंटा और 50 मिनट। अब इसके बाद हर तरफ तमाम मीडिया में यहाँ वहाँ खबरें आ गई। हम लोग भी रात फिर 12:30-1 तक लाइव पे ही खड़े रहे। इसके बाद अब वो जो पुराने इल्ज़ाम थे, स्लो पॉइज़न किया, उसने ज़ोर पकड़ा। और आपको पता है अपने यहाँ राजनीति किस तरह की होती है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें कूद पड़े कि स्लो पॉइज़न और पॉइज़न अंसारी फैमिली की तरफ से पहले इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। तो उसको देखते हुए अब यूपी सरकार ने एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी है और 15 दिन के अंदर कहा है कि इसकी रिपोर्ट दे। वैसे भी जब एक कस्टडी में कोई कैदी होता है, और चूँकि मुख्तार अंसारी अभी 2 मामले में तो सज़ा हुई उम्र कैद, बाकी 6 मामलों में और सज़ा हुई है, बट अभी भी बहुत सारे मुकदमे बाकी हैं, तो वो जेल में है। जेल का मतलब है कि इस वक्त वो कस्टडी में है, वो भी जुडिशियल कस्टडी में, यानी न्यायिक हिरासत में। तो जब न्यायिक हिरासत में किसी कैदी की बीमारी से या किसी और वजह से मौत होती है तो ऑटोमेटिक उसकी एक जांच होती है जुडिशियल। इसके लिए किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर रिपोर्ट देनी होती है कि ये इसकी मौत की वजह क्या थी, क्यों हुई, कैसे हुई। तो इस इंक्वायरी कमेटी को भी बिठा दिया गया है। अब इसकी रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। लेकिन इन सब के बीच बांदा मेडिकल कॉलेज में आज सुबह लगभग 11:30 बजे 5 डॉक्टरों के पैनल ने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया। 5 डॉक्टरों के पैनल ने इसलिए किया क्योंकि उन डॉक्टरों की टीम को भी पता है कि जो पोस्टमार्टम आज वो करने जा रहे हैं, हो सकता है इसकी रिपोर्ट को लेकर कई बार उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि फैमिली इल्ज़ाम लगा चुकी है, मामला कस्टडी की डेथ की है और मामला स्लो पॉइज़न का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये हार्ट अटैक है या स्लो पॉइज़न, ये पीएम यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पर बेहतर रोशनी डाल सकती है। और इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी अहम है कि इसको 5 डॉक्टरों के पैनल से करवाया गया और बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी हुई, यानी पूरा पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर था वो सब कैमरे में कैद है। कैमरे में इसलिए कैद किया जाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो देख सकें कि डॉक्टर सही मानों में मौत की वजह जानने के लिए जिस जिस ऑर्गन को उनको कलेक्ट करना है, उसके सैंपल कहाँ कहाँ कैसे करना है, उन्होंने सही तरीके से किया कि नहीं किया। ये बहुत सारे केस में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के पैनल ने कर दिया। अब इसकी रिपोर्ट, शुरुआती रिपोर्ट तो आज शाम तक ही, मतलब रात तक आ जाएगी या सुबह आ जाए। डिटेल रिपोर्ट 2 दिन के अंदर आ जाएगी। तो इससे मौत की वजह आधी पता चल जाएगी। अगर कार्डियक अरेस्ट है तो पूरी पता चल जाएगी। लेकिन अब चूंकि ये मामला इल्ज़ामों के और इसमें राजनीति हो रही है,
और इल्ज़ाम है स्लो पॉइजन का, तो ऐसे मौत के मामले की जांच के लिए सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी नहीं होता। अगर मामला पॉइजनस का है, पॉइजन के ज़रिए मौत हुई है, तो फिर इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया विसरा की जांच ज़रूरी है। विसरा मतलब पेट की थैली। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, जो भी, वो सारा हमारे पेट की थैली में जाता है। तो अगर खाने में, पीने में, पानी में, किसी चीज़ में मिलाकर उसने अब लिया है मुख्तार अंसारी ने, तो वो उस विसरा की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि क्या कोई पॉइज़न पाया गया, कोई जहर, कोई स्लो पॉइज़न, तो उससे क्लियर हो जाएगा। थोड़ी बहुत जानकारी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मिल सकती है। अगर कई बार पॉइज़न इंजेक्ट किया जाता है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी थोड़ी बहुत निशानियां मिल जाती हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर कहें कि कंफर्म रिपोर्ट जो होती है वो विसरा के आने के बाद होती है। और विसरा की रिपोर्ट आप मान कर चलिए बहुत जल्दी भी होगी तो 20 से 30 दिन, उससे पहले तो आएगी नहीं। तब विसरा रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि इस मौत की असली वजह है क्या। तो ये तो पूरी अब तक की कहानी है, लेकिन इंक्वायरी कमेटी भी बैठा दी गई है। बट इन सब के बीच में एक चीज़ और है, और वो ये है कि इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी कमेटियां बैठी हैं यूपी में, और इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी जेल के अंदर गैंग वॉर में मौतें हुई हैं। कुछ इसकी झलकियां आप देखिए। एनआईए के एक अफसर तंजील अहमद, इनका मर्डर हुआ था, बहुत सुर्खियों में रहा था मीडिया में। तंजील अहमद के कत्ल के इल्ज़ाम में एक गैंगस्टर मुनीर को फांसी की सज़ा सुनाई थी कोर्ट ने, क्योंकि एनआईए के अफसर थे तंजील अहमद। तो मुनीर को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो फांसी के फंदे तक पहुंचा नहीं, बल्कि 21 नवंबर 2022 को वाराणसी जेल में मुनीर पर जेल के अंदर ही हमला हुआ और उसका कत्ल कर दिया गया। बाद में बीएचयू मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। उसकी इंक्वायरी हुई, बाकी क्या हुआ पता नहीं। 2018, 6 साल पहले, मुख्तार अंसारी के कहते हैं खास शूटर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में एक गैंगस्टर था सुनील राठी, उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस मामले की भी जांच हुई, जांच का अंजाम कुछ नहीं। 14 मई 2021, 14 मई 2021 को मुख्तार अंसारी के ही 3 खास गुर्गे, एक मिराज, एक मुकीम काला और एक अंशु दीक्षित, इन तीनों की चित्रकूट के जेल में कैदियों के बीच में झगड़ा हुआ और इन तीनों की हत्या हो गई। इसकी भी जांच हुई। 2015 में मथुरा की जेल में बंद गैंगस्टर राजेश टोटा, इसको भी जेल के अंदर मार दिया गया। उसकी भी इंक्वायरी हुई, कुछ पता नहीं। इसके अलावा भी लास्ट ईयर 15 अप्रैल 2015, बल्कि 2023, माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों पुलिस हिरासत में थे, और पुलिस हिरासत में दोनों को प्रयागराज के अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के गेट पर पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की हिरासत में दोनों को गोली मार दी गई। 3 लड़के आए और गोली मारकर चले गए। उसकी भी इंक्वायरी बैठी, लेकिन मुझे नहीं मालूम आप लोगों को पता भी है कि नहीं है कि इन सारी रिपोर्ट्स का क्या होगा। एक और इंक्वायरी बैठी है, एक और रिपोर्ट आएगी भी नहीं आएगी तो सार्वजनिक भी होगी कि नहीं होगी पता नहीं। तो ये कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी के आखिरी 110 मिनट और उससे पहले उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री अगर देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तार अंसारी को हार्ट प्रॉब्लम थी, और उसका इलाज लखनऊ के बहुत ही मशहूर नामी डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो अपने देश के जाने माने हार्ट के, बल्कि मेरी नज़र में सबसे बड़े सर्जन हैं, वो उसी KGMC से पढ़े हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है लखनऊ में। तो उसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मुख्तार अंसारी का लंबे वक्त तक इलाज चला, और हार्ट का पुराना हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है। साथ में हार्ट की बीमारी के साथ साथ मुख्तार अंसारी BP और शुगर, इन दोनों की बीमारी से भी ग्रसित था। तो ये थी पूरी मुख्तार अंसारी की मौत की कहानी, एक और डॉन का अंत। अब अगर हम बात करें पूर्वांचल में, एक ज़माने में पूर्वांचल बड़ा डिस्टर्ब था। ये तो एक तो ये जो सारा सरकारी ठेका वेका लेना होता ना, यहीं से शुरू होते हैं ये लोग, चाहे वो रेलवे का टेंडर हो, कबाड़ का टेंडर हो, ज़मीन का कब्जाना हो, झगड़ा हो, यहीं से छोटे छोटे लोग इन चीज़ों से शुरू करते हैं और बड़े बड़े गुंडे और माफिया और डॉन बनते जाते हैं। और इनके सर पे हाथ होता है, अफसोस की बात है, नेताओं का। तो नेता उनको देखते हैं, फिर उनको पालते पोसते हैं, पुलिस से बचाते हैं, फिर वो नेताओं के लिए इलेक्शन में काम करते हैं, और जब वो थोड़े थोड़े बड़े क्रिमिनल होते जाते हैं तो फिर उनको खुद एक दिन एहसास होता है कि नेताओं के लिए क्यों वोट मांगूं, क्यों ना मैं भी खादी पहनकर मैं भी नेता बन जाऊं, MLA बन जाऊं, MP बन जाऊं। तो फिर क्या है,
जुर्म की दुकान भी चलेगी, इधर सियासत की दुकान भी चलेगी, पुलिस भी अपनी, सरकार भी अपनी, और यही हो रहा है। आप उठाकर देख लीजिए हिस्ट्री पूरे, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में तो आप देख लीजिएगा, जितने बड़े बाहुबली, माफिया, डॉन, सभी का राजनीति से साफ साफ रिश्ता है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें क्रिमिनल ना हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे इस देश की अलग अलग विधानसभा हो। वहाँ पे करीब करीब, कम से कम आपको बताता हूँ, 30% के आसपास ऐसे MLA और MPs हैं जो दागी हैं। कईयों पर तो रेप, अटेम्प्ट टू रेप, मर्डर तक के चार्जेस हैं। लेकिन यही है कि आखिरी फैसला आया नहीं, इसलिए साहब सब नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनकर उन्हीं जगहों पे बैठकर वही सारे कानून पास करते हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ, जो कायदे से उन पर लागू होना चाहिए। मतलब कानून तोड़ने वाला खुद बैठकर कानून बनाता है, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। तो ये थी